प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पहली महिला शासिका, या ये कहें कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया। कहा जाता है कि 1236 में इल्तुतमिश की जो मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु के उपरांत अमीर सरदारों के द्वारा रजिया के स्थान पर उसके भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली के तख्त पर बिठाया गया। जैसा कि उल्लेखित है कि इल्तुतमिश जब 1229 के अंदर ग्वालियर विजयी अभियान के लिए निकला तो वह राजधानी का संपूर्ण शासन प्रबंध अपनी पुत्री रजिया को सौंप करके गया। और जब वो वापस आया और उसे जानकारी मिली कि रजिया ने बड़ी कुशलता के साथ में राजधानी का शासन प्रबंध किया तो बहुत खुश हुआ, और उसी समय उसने निर्णय लिया और अपने 40 गुलाम सरदारों के समक्ष उसने अपने निर्णय से उनको यह अवगत कराया कि उसके उपरांत दिल्ली सल्तनत का अगला जो सुल्तान होगा वो उसकी पुत्री रजिया होगी। 40 गुलाम सरदारों ने उस समय इल्तुतमिश के इस फैसले पर किसी प्रकार का ये कहें कि मनाही नहीं की या किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं किया, विरोध नहीं किया। उन्होंने इल्तुतमिश के इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु के उपरांत यहां रजिया के स्थान पर इल्तुतमिश के सबसे अयोग्य विलास प्रिय पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया। रुकनुद्दीन फिरोज, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आमोद प्रमोद के अंदर लिप्त रहने वाला व्यक्ति था, आलसी था, यद्यपि कुछ अमीर सरदार उसकी कार्यशैली से नाखुश थे, तो दूसरी तरफ रजिया भी यहां तुर्क अमीर सरदारों के व्यवहार से दुखी थी, चिंतित थी। वो एक ऐसे अवसर की तलाश में थी जब वो अपनी बात दिल्ली की जनता के समक्ष रख सके, क्योंकि वो जानती थी कि इस समय दिल्ली का जो सुल्तान, उसका भाई रुकनुद्दीन फिरोज और उसकी मां शाह तुर्कान के द्वारा जिस तरीके का कार्य किया जा रहा था, उस कार्य से इल्तुतमिश की अन्य रानियां और स्वयं रजिया भी पीड़ित थी। कहते हैं कि एक दिन रुकनुद्दीन फिरोज उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों में जो विद्रोह खड़ा हुआ, उस विद्रोह को दबाने के लिए वो राजधानी से सेना लेकर के निकला। रजिया को जब इस बात की जानकारी मिली तो रजिया ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उस दिन शुक्रवार का दिन था। वह शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज के वक्त दिल्ली की जनता के समक्ष लाल वस्त्र धारण करके उपस्थित हुई। लाल वस्त्र धारण जो प्रतीक है वो इस बात का है कि एक फरियादी अपने शासक, या ये कहें कि जनता के समक्ष वो अपनी बात को रखने के लिए खड़ी हुई थी फरियादी के रूप में। नमाज के बाद में उसने दिल्ली की जनता से अपने पूर्व सुल्तान और उसके पिता के जो आदेश था, उस आदेश को याद दिलाया और उसने कहा कि मेरे पिता और आपके पूर्ववर्ती सुल्तान ने मुझे दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन तुर्क अमीर सरदार, या ये कहें कि चालीसा मंडल के सदस्यों ने उसके स्थान पर उसके भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठाया। यदि दिल्ली की जनता को मुझ पर विश्वास नहीं है और मैं दिल्ली की जनता के इरादों पर खरी नहीं उतरती हूं, तो मैं दिल्ली की जनता को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगी कि वो मुझे सत्ता से हटा सकती है। भारतीय इतिहास में ये पहली घटना थी। यहां हम देखें कि सीधे तौर पर जनता
एक सुल्तान के चुनाव में भाग ले रही थी। कहीं ना कहीं यहां लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के संकेत या चिन्ह नजर आ रहे थे। जब दिल्ली की जनता ने रजिया की इस बात को सुना और सुनने के बाद में उसने राजधानी के अंदर जिस तरीके का विद्रोह किया, पूरे महल को चारों तरफ से घेर लिया गया, शाह तुर्कान और उसके समर्थक जितने भी अमीर सरदार थे उन सबको बंदी बना लिया गया। इधर रजिया के पास में जो उसके विश्वस्त सेना नायक थे उनकी मदद से और एक सेना की टुकड़ी की मदद से और दिल्ली की जनता की मदद से उसने उन विद्रोही सरदारों को एक एक करके मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। राजधानी में हुए इस विद्रोह की जानकारी जब रुकनुद्दीन फिरोज को मिली तो वो अपना अभियान रास्ते में छोड़ करके वापस राजधानी की तरफ आया और आने के पश्चात उसका रजिया के साथ में सामना भी हुआ, लेकिन वो पराजित हुआ और पराजित करने के पश्चात उसकी मां शाह तुर्कान को और उसे बंदी बना करके कैद खाने में डाल दिया गया और कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से रजिया ने दिल्ली के तख्त को प्राप्त किया और यहाँ हम देखते हैं कि पहली बार दिल्ली की जनता ने सुल्तान के अधिकार दिलाने में या सुल्तान का जो पद रजिया को मिलना चाहिए था उसे दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रजिया ने सुल्तान बनने के उपरांत उसने वो मुस्लिम परंपराएं, हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन, उस समय जब महिला को चार दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता था और मुस्लिम समाज में जिस तरीके की पाबंदियां थी, उन पाबंदियों को जिस प्रकार से महिला का दमन या ये कहें कि उसका जो शोषण होता था, कहीं ना कहीं ये एक पहली क्रांति भी थी कि एक महिला ने उन परंपरागत जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को चुनौती देने का कार्य किया गया। रजिया अपने पिता की भांति खुले रूप से या खुले आम दरबार लगाया करती थी। वह कुल्हा और कुबा, कुल्हा का मतलब यहाँ टोपी से है, कुबा का मतलब यहाँ कोट से है, यानी कि टोपी और कोट पहन करके वो दरबार में जो मर्दाना लिबास था उसके साथ वो दरबार में उपस्थित होती। तुर्की अमीर सरदार उसके इस पहनावे से नाखुश थे। कहीं ना कहीं उन्हें भीतर ही भीतर रजिया के द्वारा किया जा रहा ये बर्ताव जो था, ये जो व्यवहार था, वो उन्हें कचोटता था। रजिया ने सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया, सुल्तान बनने के उपरांत ताज की शक्ति को निरंकुश बनाने का कार्य किया। यहां ताज की शक्ति निरंकुश से अभिप्राय है कि सुल्तान की जो शक्तियां थी, अर्थात उसने एक निरंकुश शासक की भांति कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसने दरबार में उच्च पदों पर गैर तुर्की मुस्लिम अमीर सरदारों को भी नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया और जो अमीर सरदार उसके विरोधी थे, उन विरोधी अमीर सरदारों को एक के बाद एक उन्हें अपने रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि कबीर खां अय्याज लाहौर का जो सूबेदार था, इधर हम देखते हैं कि ऐतगीन और जो प्रधानमंत्री जुनैदी जो था, जो कि रजिया का सबसे बड़ा विरोधी था। यद्यपि जब रजिया ने सुल्तान पद धारण किया, उसके उपरांत जुनैदी ने उसका प्रबल विरोध किया और रजिया के बीच में और उसके बीच में संघर्ष हुआ और रजिया जब उसका दमन करने के लिए निकली तो वो सिरमौर की पहाड़ियों की ओर भाग गया और कुछ दिनों बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से धीरे धीरे रजिया अपने विरोधियों को अपने रास्ते से हटाने में यहां सफल हो रही थी। एक के बाद एक जिस तरीके के कार्य उसके द्वारा किए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि रजिया, जिसके बारे में इल्तुतमिश की जो सोच थी कि उसके अंदर शासक बनने के वो सभी गुण विद्यमान थे जो एक योग्य शासक के अंदर होने चाहिए। उसने प्रशासन में जिस तरीके की नियुक्तियां की और नियुक्ति के बाद में हम यह देखते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं
कि रजिया का एक अबिसिनिया का निवासी हबशी मलिक याकूत के साथ प्रेम प्रसंग जोड़ने का यहां कुछ इतिहासकारों के द्वारा प्रयास किया गया है। जैसा कि इसाम भी लिखता है कि जब रजिया शिकार खेलने के लिए जाती तो मलिक याकूत उसे घोड़े पर बिठाता, उतारता और उसके साथ हमेशा उसके साये की तरह रहता। रजिया ने उसे अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया और एक तरीके से यदि हम देखें तो रजिया के लिए वो एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर रहा था। जब तुर्की अमीर सरदारों ने रजिया को सत्ता से हटाने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र रचे, उन षड्यंत्रों को विफल करने में मलिक याकूत का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इस प्रकार से यहां रजिया ने ताज की शक्ति को निरंकुश बनाने के साथ साथ जो दिल्ली सल्तनत के अधीन जो राज्य थे, लेकिन परिस्थितिवश जिन राज्यों ने दिल्ली सल्तनत से अपने संबंध विच्छेद कर लिए थे, उन राज्यों को पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने में रजिया ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं कि रणथंबोर पर भी उसका द्वारा आक्रमण किया गया। रणथंबोर ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। यद्यपि रणथंबोर का यह अभियान रजिया का सफल नहीं हो पाया, लेकिन अन्य राज्यों को वो जीतने में एक तरीके से सफल रही और उन्हें दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने का उसके द्वारा प्रयास किया गया। रजिया के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था, कहते हैं कि उसका जो शासन काल है 3 वर्ष 6 मास 6 दिन का, इस समय में उसके द्वारा जो कार्य किए गए एक के बाद एक, उसने अपने विरोधी सरदारों को एक तरीके से न केवल अपने रास्ते से हटाया, बल्कि राज्य के अंदर जो अराजकता की स्थिति, जो भय का वातावरण व्याप्त था, पूर्ण रूप में उसे समाप्त करने के लिए उसने कारगर कदम उठाए। कहते हैं कि रजिया के शासनकाल में भी एक मंगोल आक्रमण हुआ और बनियान के क्षेत्र का जो राजा था, शासक था, उसने रजिया से यहां सैन्य सहायता की मांग की, लेकिन रजिया ने भी बड़ी कूटनीति से यहां भी तटस्थता की नीति को अपनाया। जिस प्रकार से अपने पूर्ववर्ती सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा मंगोलों के विरुद्ध जो तटस्थता की नीति अपनाई गई थी, उसी प्रकार की तटस्थ नीति यहां रजिया के द्वारा भी अपनाई गई। तो कहने का अभिप्राय कि रजिया ने अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत को न केवल बाह्य आक्रमणों से बचाया, बल्कि आंतरिक जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाने का कार्य रजिया के द्वारा किया गया। लेकिन दिल्ली सल्तनत के वो तुर्क अमीर सरदार रजिया की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, रजिया के द्वारा जिस तरीके से कार्य किए जा रहे थे, रजिया जिस तरीके से सुल्तान पद की जो गरिमा थी उसको उच्च शिखर पर ले जाने का जो कार्य कर रही थी, इन सब से जो परंपरागत वादी सोच के जो यहां तुर्क अमीर सरदार थे, वो कहीं ना कहीं रजिया को सत्ता से हटाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे थे और एक अवसर उन्हें मिला भी। यहां तुर्क अमीर सरदारों का एक दल गठित किया गया और उन्होंने प्रांतीय जितने भी सूबेदार थे, उन सूबेदारों के माध्यम से राजधानी में विद्रोह करने की कोशिश की गई, लेकिन इन विद्रोह को भी रजिया के द्वारा समाप्त किया गया। लेकिन विद्रोही यहां शांत नहीं बैठे। वो जानते थे कि रजिया को यदि समाप्त करना है या रजिया को यदि पद से हटाना है तो सबसे पहले उसकी शक्ति को तोड़ना आवश्यक होगा। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले रजिया का विशेष जो अंगरक्षक था अमीर याकूत के पद पर, मलिक याकूत, सबसे पहले उसने इन अमीर सरदारों के द्वारा उसकी हत्या की गई और उसकी हत्या के उपरांत उन्होंने रजिया को सत्ता से हटाने के लिए राज्य के अंदर दिल्ली सल्तनत के अधीन जो राज्य थे, खासकर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, इन प्रांतों के अंदर विद्रोह किए गए। इनमें सबसे ज्यादा जो विद्रोही के रूप में जो उभरा वो उभरा
अल्तूनिया, भटिंडा का सूबेदार। कहते हैं कि एक तरफ भटिंडा के सूबेदार के द्वारा विद्रोह किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ लाहौर के कबीर खां अय्याज के द्वारा विद्रोह किया गया था। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अन्य प्रांतों के अंदर भी जब विद्रोह हो रहे थे तो रजिया एक के बाद एक उन विद्रोह को दबाने में सफल हो रही थी। लेकिन एक स्थिति ऐसी हुई कि जब मलिक याकूत की हत्या कर दी गई तो कहते हैं कि रजिया की आधी शक्ति समाप्त हो गई। मलिक याकूत की हत्या से वो इतनी जबरदस्त उसे आघात लगा और उसने बड़ी निडरता के साथ, बड़े धैर्य के साथ में इन विद्रोह को कुचलना प्रारंभ किया, लेकिन वो ज्यादा समय तक इन विद्रोहियों का सामना नहीं कर सकी। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद।